एक बार की बात है, धर्मपुर नामक एक गांव में एक सेठ रहता था जिसका नाम हुक्म सिंह था। उसके घर में राजू नाम का एक नौकर काम किया करता था। राजू बहुत ही भोला भाला लड़का था। वो सारा दिन सेठ के घर काम किया करता था, फिर सेठ के खेतों में भी काम किया करता था और रात होते ही हर रोज सेठ के पैर दबाया करता था। अगर राजू से जाने अनजाने में भी कोई गलती हो जाती तो सेठ उसे बहुत मारता था। सारे दिन में राजू को सिर्फ एक बार ही खाना मिलता। वो बहुत मुश्किल से सेठ के घर दिन निकाल रहा था। एक तरह वो एक जेल में ही कैद था। बहुत दुख भरा जीवन वो बिता रहा था। अब तो वो यही चाहता था कि कैसे भी उसे इस नर्क भरी जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। ना तो उसकी कोई कमाई ही हो रही थी और ना ही अच्छे से खाने को रोटी ही मिल रही थी। एक दिन जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया तो उसने सोचा, इतने अत्याचार और दुख भोगने से अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग ही जाऊं। फिर एक दिन वो थक हार कर रात को अंधेरे में वहां से भाग निकला। वो 2 दिन 2 रात बिना रुके वहां से चलता ही गया। उसके मन में डर भी था कि अगर सेठ जी को पता चल गया तो वो मुझे फिर से मारेंगे पीटेंगे। इसलिए राजू ने सांस तक नहीं ली और चलता ही गया। फिर एक रात वो एक गांव जिसका नाम मालपुर था वहां जा पहुंचा। उसने देखा वहां एक जगह बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। फिर धीरे धीरे राजू ने जब उनको देखा तो सोचा, ये या तो कोई त्योहार है नहीं तो किसी की शादी हो रही है। जब राजू ने पास जाकर देखा तो वहां कोई बारात ठहरी हुई थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी बारातियों में शामिल हो जाऊं। राजू 2 दिन से भूखा था। उसे भूख भी बहुत जोरों की लगी हुई थी। उसने सोचा, चलो कुछ खाने को तो मिलेगा। ये सोचते वो बारात में शामिल हो गया। जैसे ही वो बारात में शामिल हुआ तो उसने देखा एक नौजवान लड़का बेहोश हुए नीचे गिरा हुआ था। एक तो राजू पहले ही बहुत भोला भाला था। राजू उसे देखकर घबरा गया। फिर उसने पूछा, ये कौन है भाई? इतने में एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया और अपने दोनों हाथ जोड़कर उससे बोला, बेटा तुम जरा इधर आकर मेरी बात सुनना। वो बुजुर्ग आदमी राजू को एक तरफ ले गया और फिर राजू से बोला, तुम कौन हो बेटा? बुजुर्ग आदमी ने राजू को सवाल किया। तुम बाराती तो हो नहीं, क्योंकि मैं सभी बारातियों को अच्छे से जानता हूँ और यह बारात मैं ही लेकर आया हूँ। राजू तो सीधा साधा था। उसने सारी बात सच सच उस बुजुर्ग आदमी को बता दी। राजू बोला, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था। जब मैंने बारात देखी तो मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ खाने को मिल जाएगा, मेरी भूख मिट जाएगी, शायद कुछ खाने को मिल जाए। बस इसी ही लालच में मैं बारात में आया ही था। इतने में मैंने इस बेहोश लड़के को देख लिया। ये सारी बात सुनकर बुजुर्ग आदमी ने जो हाथ जोड़कर खड़ा था वो राजू के पैरों में गिर गया और बोलने लगा, बेटा मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। तुम ही मेरी इज्जत बचा सकते हो। ये आप क्या कह रहे हैं? फिर उस बुजुर्ग आदमी ने राजू को बताया कि बेटा मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हूँ। इस वक्त तुम ही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकते हो। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। राजू को क्या पता था कि वहाँ पर दरअसल हुआ क्या है। ये बुजुर्ग आदमी कौन सी बात किए जा रहे हैं। फिर बुजुर्ग आदमी ने उससे दोबारा कहा, जिस लड़के को तुम बेहोश देख कर आए हो वो मेरा ही बेटा है और आज जो बारात यहाँ आई हुई है वो उसका ही दूल्हा है। उसकी शादी करने ही हम यहाँ आए थे, पर उसे मिर्गी का रोग है बेटा। उसे 4-4, 5-5 घंटे दौरे से होश नहीं आता है। अगर लड़की वालों को दूल्हे का सच पता लग गया फिर लड़की वाले मेरे लड़के के साथ अपनी लड़की के फेरे नहीं करवाएंगे और बारात को खाली हाथी वापस जाना पड़ेगा। सारी बात सुनकर राजू ने उस बुजुर्ग आदमी से कहा, पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा तुम बस थोड़े समय के लिए दूल्हा बन जाओ और उस लड़की के साथ फेरे ले लो और जब फेरे हो गए उसके बाद मैं बाकी सब संभाल लूंगा। नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। बुजुर्ग बोला, मैं तुम्हें इस काम के बदले 50 सोने की मोहरें दूंगा और साथ ही साथ तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। जब राजू ने 50 मोहरों की बात सुनी तो उस मासूम राजू के मन में लालच आ गया।
राजू बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये बात सुनकर बुजुर्ग बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी उलझन दूर कर दी और मुझे मुसीबत से निकाल दिया। इसके बाद राजू को बहुत सुंदर कपड़े पहनाए गए। राजू अब बहुत सुंदर लग रहा था। फिर वो बारात के साथ लड़की वालों के घर पहुंचा। वहां उस लड़की और राजू के फेरे हो गए। जब फेरे हो गए तो लड़की के पिता ने उससे कहा, भाई साहिब, हमारे यहाँ एक रिवाज है, जो हमारे पूर्वज है उनकी पूजा करनी है। उसके लिए लड़का लड़की को अकेले में एक कमरे में जाकर पूजा करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ यही रीति रिवाज है। फिर वो कमरे में गए। दोनों को कमरे में अकेले छोड़ दिया गया। फिर अपनी पत्नी को राजू ने कहा, मेरा तो भूख के साथ बहुत बुरा हाल है, क्योंकि अभी तो वो आया ही था, कुछ खाता उससे पहले ही उसे यहाँ फंसा दिया था। फिर कुछ खाने के लिए राजू ने अपना सेहरा भी हटा दिया। ये बात सुनकर उस लड़की को बहुत हैरानी हुई। उस लड़की का नाम लता था। वो बोली, जो मेरे पिताजी ने मिठाई और रोटी बनाई है, क्या वो आपको पसंद नहीं आई जी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात तो ये है कि जो बारात है उसे संभालने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि दूल्हे को भी कुछ खाने को दे दें। ये सुनकर लता ने सोचा कि पति से बढ़कर कौन देवता हो सकता है। ये सोचकर उसने पूजा की थाली में जो मिठाई रखी हुई थी वो राजू को खाने को दे दी। उसने सोचा, अगर इनकी भूख शांत होगी तभी देवते खुश होंगे। राजू को तो पहले ही बहुत भूख लगी थी। उसने सारी मिठाई किसी भूखे की तरह मिनटों में चट कर दी। जिस हिसाब से और जिस बेचैनी से उसने मिठाई खाई, उसे देखकर लता ने सोचा, ऐसे लगता है जैसे बहुत दिन का भूखा हो। ऐसे लगता है जैसे बहुत दिन से इसने रोटी ही ना खाई हो। राजू ने मिठाई खाने के बाद फिर जो वो रस्म थी, दोनों ने मिलकर उसे पूरा किया। इसके बाद राजू वहां से बारात के पास वापस आ गया। आते ही उसे लड़के के पिता ने राजू से कहा, ये लो अपनी सोने की 50 मोहरे। अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है और अभी जहाँ से दूर किसी दूसरे गांव में चले जाओ। सोने की 50 मोहरें पाकर राजू का मन भी बहुत खुश था। वो उसी समय वहां से दूसरे गांव की ओर चल दिया। वो सोचता जा रहा था कि मेरा भाग्य कितना अच्छा निकला। एक तो मुफ्त में रोटी मिली, खाना मिला और मिठाई भी मिली, साथ ही साथ 50 मोहरें भी मिल गई। मेरे से ज्यादा किस्मत वाला और कौन हो सकता है। दूसरे दिन जब लड़के का पिता असली लड़के को लेकर लड़की वालों के घर पहुंचा तो लड़की की विदाई होने लगी। तो लड़के के पिता ने कहा, भाई साहब, अब विदाई का समय हो गया है, अब आप ज्यादा देर न करें। तब लड़की का पिता बोला, जी भाई साहब, ठीक बात कही है आपने। मैं जल्द ही विदाई की रस्म करवा देता हूँ। फिर जब लड़की का पिता लड़की के पास उसके कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी दोनों उदास और घबराई हुई बैठी हैं। उसने पूछा, अरे क्या हो गया? तुम दोनों इतनी उदास क्यों हो? तुम दोनों ने मुंह क्यों लटका रखा है? लड़की की माँ ने कहा, देखो अपनी लड़की क्या बोल रही है। जो लड़का आंगन में दूल्हा बना बैठा है, ये वो नहीं है जिसके साथ इसके कल रात में फेरे हुए थे। ये कैसी बातें कर रही हैं आप दोनों? ये कैसे हो सकता है? फिर लड़की से पूछा, क्या बात है बेटी, बताओ मुझे। पिताजी, यह वो लड़का नहीं है जिसने मेरे साथ रात फेरे लिए थे और उसके बाद पूजा की थी। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो आप लोग एक काम करो, मुझे और इस लड़के को अकेले में कमरे में बिठा दो। दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा। लड़की के पिता ने लड़की से पूछा, बेटी तुम अकेले मिलकर उसके साथ क्या करोगी? लड़की बोली, पिताजी, मैं उससे वो बातें पूछूंगी जो कल रात मैंने उससे पूजा के समय की थी। अगर यह रात वाला लड़का ही हुआ तो ये लड़का सही जवाब दे देगा। अगर ये कोई और हुआ तो इसे उन बातों का पता ही नहीं होगा। लड़की का पिता भी बुद्धिमान था। वो बोला, कोई बात नहीं, मैं उस लड़के को अभी बुला लाता हूँ। वो सीधा लड़के के पिता के पास पहुंचा और उससे बोला, मेरी लड़की आपके बेटे से एक बार बात करना चाहती है। लड़के का पिता बोला, जी कोई बात नहीं, आप लड़के को लेकर जाओ। पर लड़के का पिता एक बार तो अंदर से घबरा गया, कहीं मेरे बेटे को फिर से दोहराना पड़ जाए। पर उसे तो मानना ही पड़ा।
इसके बाद लड़का और लड़की बात करने के लिए एक जगह आमने सामने बैठ गए। फिर लड़की ने कहा, कल देवताओं की पूजा करते समय हम दोनों में जो बात हुई थी, क्या वो तुमको याद है? लड़के ने तीर तुक्का लगाया और बोला, हाँ, मैंने यही कहा था कि आ जाओ देवताओं की पूजा करें। और मैंने क्या बोलना था तुम्हें? लड़की बोली, उस समय तुम भूखे नहीं थे क्या? लड़का बोला, नहीं नहीं, मैं कब भूखा था? मेरी बारात ने जब खाना खाया था तब मैंने भी पेट भरकर खाना खाया था। मैंने तो अच्छे से खाना खाया था, मैं कब भूखा था? लड़की लता सोचने लगी, मेरा शक सही निकला। ये लड़का वो नहीं है जिसके साथ मेरे फेरे हुए थे और जिसके साथ मैंने पूजा की थी। लड़की तेजी से कमरे से बाहर भागी और अपने पिता से जाकर बोली, हमारे साथ धोखा हुआ है पिताजी। यह वो लड़का नहीं है जिसने कल रात मेरे साथ फेरे लिए हैं। लड़की का पिता लड़के के पिता के पास पहुंचा और वो दूल्हा भी वहां आ गया। लड़की का पिता गुस्से से बोला, आप लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। लड़के का पिता बोला सा बनते हुए बोला, अरे क्या बात हो गई? ऐसा क्यों बोल रहे आप? जो लड़का रात फेरे लेकर गया है वो बताओ कहाँ है? ये वो लड़का नहीं है। फिर लड़के का पिता सोचने लगा, हमारा भेद खुल गया है। वो बहुत बुरी तरह घबरा गया उसकी बात सुनकर। फिर खुद को संभालते हुए लड़की के पिता से बोला, कल रात इसी लड़के ने आपकी बेटी के साथ फेरे लिए हैं। लड़की का पिता बोला, क्यों झूठ बोल रहे हो? मेरी बेटी ने तुम्हारे झूठ का भांडा फोड़ दिया है। लड़के का पिता फिर से बोला, जो भी बात हो गई वो भूल जाओ और अपनी लड़की को हमारे साथ विदा करो। लड़की का पिता और गुस्से में आ गया। ये तो अब कभी भी नहीं होगा जो बातें तुम कर रहे हो। फिर दोनों का झगड़ा जब बढ़ गया तो उनका जो लड़का था वो घबरा गया और उसे फिर से दौरा पड़ गया। वो बेहोश हो गया। ये देखकर लड़के के पिता ने सोचा, इस कमबख्त को तो फिर से दौरा पड़ गया, अब मेरी खैर नहीं। हमारे पूरे खेल में तो पानी फिर गया। फिर लड़की का पिता बोला, मैं सारी बात समझ गया हूँ। तुम्हारे बेटे को तो मिर्गी का दौरा पड़ता है और तुमने यह बात छुपाने के लिए रात किसी और लड़के के साथ फेरे करवा दिए। लड़के का पिता बोला, अगर मैं ऐसा ना करता तो मेरा बेटा पूरी जिंदगी कुंवारा ही रहता। कुंवारा तो यह अब भी रहेगा। जाओ तुम और अपनी बारात को यहाँ से ले जाओ, नहीं तो यहाँ पर मारपीट शुरू हो जाएगी। लड़के के पिता ने वहाँ से चुपचाप जाने में ही अपनी भलाई समझी। जो बारात साथ आई है कहीं उनकी ना मार कुटाई हो जाए। वो बारात लेकर वहाँ से चला गया। उसके बाद लड़की का पिता लड़की से बोला, तुम्हारे साथ तो बहुत अन्याय हो गया बेटी। लड़की बोली, पिताजी, जो भी कुदरत को मंजूर था वही चीज हुई है। कोई बात नहीं पिताजी, जो भगवान को मंजूर। दूसरी तरफ जब राजू उस गांव से जा रहा था तो रास्ते में एक जंगल आया। जंगल में पहुंचने पर राजू को एक कुटिया दिखाई दी। वो कुटिया एक साधु का आश्रम था। राजू साधु महाराज के पास पहुंचा और उनको प्रणाम किया और रात ठहरने के लिए साधु महाराज से निवेदन किया। साधु महाराज ने राजू से पूछा, तुम कौन हो? अपने बारे में बताओ मुझे। राजू ने अपनी सारी राम कहानी उस साधु महाराज को सुनाई। साधु महाराज ने जब सारी कहानी सुनी तो वो भी राजू के बोलेपन पर हैरान हो गया। उसे राजू पर बहुत दया आई। इतना बोला लड़का इस कलयुग में। राजू ने वो रात साधु के आश्रम में ही निकाली। उसके बाद वो वहीं पर रहने लग गया। वो आश्रम के सारे काम करता। जैसे जैसे समय गुजरता गया उस साधु ने राजू को बहुत सारी जड़ी बूटियां खिलाई, जिससे राजू का दिमाग बहुत तेज हो गया। उसका दिमाग पूरा काम करने लगा और उसका शरीर भी बलवान हो गया। वो बहुत ताकतवर हो गया। अब वो पहले वाला राजू नहीं रहा था। वो बहुत चतुर, चालाक और बलशाली हो गया था। जब साधु महाराज ने देखा कि राजू अब बिल्कुल तैयार है तो साधु महाराज ने एक दिन राजू से कहा, अब वो समय आ चुका है। तुम्हारी जो घरवाली है उसके साथ अब तुम अपना जीवन व्यतीत करो। राजू साधु महाराज से बोला, वो तो तभी दूसरे लड़के के साथ विदा हो गई थी, विवाह हो गया था। तब साधु महाराज ने उससे बताया, नहीं, वो लड़की उस दिन बारात के साथ नहीं गई, बल्कि अब तक तुम्हारा ही इंतजार कर रही है और आज के इस मुश्किल समय में उसे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है।
राजू बोला, कैसे महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। साधु महाराज ने कहा, वो जो लड़की है वो बहुत कष्ट में है, उसके ऊपर और उसके परिवार पर एक और दुखों का पहाड़ टूट गया है। राजू बोला, दूसरा कौन सा गुरुजी? साधु महाराज ने बताया, बात ये है कि जब लता की शादी थी तो उसके पिता ने एक सेठ के पास अपना खेत गिरवी रखा था और उससे कुछ पैसे उधार लिए थे। फिर जब लता के पिता ने पैसे वापस करने के लिए खेत और घर के कागज वापस मांगे तो सेठ ने देने से इनकार कर दिया। राजू बोला, उनको पंचायत में बात करनी चाहिए थी, ये तो कोई बात ना हुई। साधु महाराज ने बताया, जब वो पैसे लेने गया था तभी सेठ ने चालाकी के साथ खाली कागज पर ही हस्ताक्षर करवा लिए थे। ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया उनके साथ। उनका घर और खेत छीनकर सेठ ने उन पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। मैं अभी इसी समय उनके गांव में जाकर उस परिवार की मदद करता हूँ। राजू ने साधु महाराज से आज्ञा ली और वापस मालपुर गांव की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि लड़की का परिवार एक बाग में डेरा जमाए हुए हैं। उनकी इतनी बुरी हालत देखकर वो सोचने लगा, घर बार होते हुए भी, सब कुछ पास होते हुए भी इनको बेघर होकर रहना पड़ रहा है। जब वो बाग में पहुंचा तो सबसे पहले उस लड़की की नजर उस पर पड़ी। वो सोचने लगी, ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है, जैसे पहले भी कहीं मिल चुकी हूँ इससे। अचानक उस लड़की की आंखों में खुशी की चमक आ गई। वो बागी बागी आई और कहने लगी, ये तो वही है जिसने मेरे साथ फेरे लिए थे और पूजा की थी। वो राजू के पास आई और कहने लगी, क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? राजू बोला, हाँ बताओ, क्या सवाल है? अगर किसी लड़के को दूल्हे को देवताओं की पूजा करते समय भूख लग जाए तो लड़की को क्या करना चाहिए? राजू बोला, जो पूजा की थाली में भोजन रखा हो उसमें से ही अपने पति को खिला देना चाहिए। ये बात सुनकर तो लता और भी ज्यादा खुश हो गई और उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। वो कहने लगी, तुम वही हो ना? हाँ लता, मैं वो ही हूँ जिसको तुमने पूजा करते समय भोजन करवाया था और मेरा पेट भरा था। फिर वो लड़की राजू से बोली, तुम मुझे ऐसे छोड़कर क्यों भाग गए थे? मेरे साथ फेरे भी लिए, पर जो तुम्हारा फर्ज था वो नहीं निभाया तुमने। फिर राजू बोला, उसे ही निभाने मैं यहाँ वापस आया हूँ। फिर लता ने राजू को अपने माता पिता से मिलवाया और बताया कि ये वही है जिस लड़के के साथ मेरे फेरे हुए थे। राजू भी उनको देखकर बहुत खुश हुआ और वो परिवार भी उसे देखकर बहुत खुश हुआ। राजू ने सब आप बीती उनको बताई। फिर उस परिवार ने भी अपनी कहानी बताई कि कैसे सेठ ने उनके साथ धोखा किया और झूठ बोलकर उनकी जमीन और घर बार ले गया। राजू बोला, पिताजी, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग दुखी न हुए। ऐसे हालात में पहुंचाने वाले उस झूठे सेठ को मैं खुद ही संभाल लूंगा और उसके बाद वो सारी बेईमानी भूल जाएगा। आज रात को मैं उसके घर डेरा लगाऊंगा। जब रात हुई तो राजू ने जाकर सेठ के घर का दरवाजा खटखटाया। सेठ बाहर आया। राजू ने उससे कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, आज रात रहने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। क्या मुझे यहाँ रहने के लिए जगह मिल सकती है? ये बात सुनकर सेठ सोचने लगा, रात को इससे किराए की बड़ी रकम लूंगा, इसको घर में रख लेना चाहिए। सेठ बोला, ठीक है, आ जाओ, कोई बात नहीं, पर तुम्हें 10 सोने की मोहरें मुझे किराए के रूप में देनी पड़ेंगी। राजू बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जहाँ पर जगह देने के लिए, और मैं सुबह होते ही आपको 10 सोने की मोहरें देकर फिर ही यहाँ से जाऊंगा। इसके बाद सेठ ने राजू को एक कमरा दिखाया और उसे वहाँ छोड़कर खुद अपनी पत्नी के पास चला गया। जब वो अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, जी आप किसको उठा लाए? ऐसे थोड़ी ना किसी को भी घर में लेकर आते हैं। सेठ बोला, कोई बात नहीं भाग्यवान, वो एक राहगीर है, रात निकाल लेने दो उसे, ये तो भलाई का काम है। ये सुनकर सेठ की पत्नी फिर से कहने लगी, हम कौन सा इसको जानते पहचानते हैं? अगर कोई ठग या चोर हुआ तो, हमारे सोते समय सारा कुछ उठाकर भाग गया तो फिर हमारा क्या होगा? ये सुनकर सेठ बोला, बात तो तुम्हारी सही है भाग्यवान, पर हमें अब क्या करना चाहिए? मैंने तो इस बात के बारे में सोचा ही नहीं था। सेठानी बोली,
ये तो आप सोचो कि आपको क्या करना चाहिए। तुम तो आज इसी कमरे में सो जाओ, मैं आज वहीं सो जाता हूँ जहाँ वो ठहरा हुआ है। मैं उसके पास सोकर उस पर नजर रखूंगा और तुम इस कमरे में उसकी निगरानी रखना। हाँ, ये बात मुझे ठीक लगी, पर हमें साथ ही साथ यह तरकीब भी सोचनी चाहिए कि जिसके साथ हम सारी रात जागते रहें और उसे रात में चोरी करने का कोई मौका ही ना मिले। ये सुनकर सेठ बोला, तुम कोई तरकीब सोचो, तब तक मैं उसके पास सोने का प्रबंध करता हूँ। ये बात बोलकर सेठ उस लड़के के कमरे में चला गया। यहाँ वो सोया था। सेठ ने वहाँ पर अपने सोने का प्रबंध कर लिया। इतने में सेठानी भी सेठ के पीछे पीछे उसी कमरे में आ गई। अब वो तीनों एक ही कमरे में थे। सेठानी राजू से बोली, क्या तुम हमें कोई कहानी सुना सकते हो? अगर तुम हमें कहानी सुनाओगे तो रात जल्दी बीत जाएगी। ये बात सुनकर राजू बोला, आप लोग भी सो जाओ और मैं भी सो जाता हूँ। कहानी सुनाने का अब समय नहीं है, मैं तो पहले ही बहुत थका हुआ हूँ। वैसे कहानी सुनानी मुझे अच्छे से आती है, मैं कहानी बहुत अच्छे से सुनाता हूँ, पर अभी आप लोग सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ये बात सुनकर सेठ और सेठानी दोनों को राजू पर और भी शक होने लगा। ये बार बार सोने की ही बातें किए जा रहा है, कहानी सुनाने से मना किए जा रहा है। जरूर ये कोई ठग चोर है, तभी ये हमें जल्दी सोने को बोल रहा है। ये सोचकर सेठानी फिर बोली, मुझे तो कहानी सुनने की आदत है, जल्दी से मुझे कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ। सेठानी जिद करने लगी। राजू बोला, अगर आप लोग ज्यादा जिद कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। राजू ने कहानी शुरू की। एक राजा था, वो बहुत घमंडी था। उसकी एक रानी थी, वो भी बहुत घमंडी थी, उसके जैसी ही थी। कहानी को बीच में ही छोड़कर राजू चुप हो गया और कुछ सोचने लगा। राजू को गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर सेठानी बोली, बेटा क्या बात हो गई, कौन सी सोच में डूब गए तुम? राजू बोला, मुझे कहानी में से एक बात याद आ गई। मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा। अब सेठ जी, आपसे क्या छुपाना, मैं एक राजा के पास नौकरी करता था और मैं उस नौकरी को छोड़कर अपने गांव वापस जा रहा था। और जब मैंने नौकरी छोड़ी तो राजा ने मुझे 5 सोने की मोहरों की थैलियां दी। तो सोचा कि इस गांव में मुझे रात निकालनी है, मैं इन थैलियों को साथ में कहाँ लेकर घूमता रहूंगा। इसलिए मैंने इस गांव के बाहर जो नदी है उसके किनारे के पास में 5 की 5 थैलियां मैं दबा आया हूँ। ये सुनकर सेठ बोला, नदी में कहाँ? राजू ने बताया, नदी के किनारे जो एक सूखा पेड़ है उसी के नीचे मैं अपनी थैलियों को दबा आया हूँ। पर अब मुझे इस बात पर अफसोस हो रहा है कि अगर मुझे आप जैसे ही ईमानदार लोगों के घर पर रात गुजारनी थी तो मेरी थैलियां यहाँ पर और भी ज्यादा सुरक्षित हो जाती। पर वहाँ पर तो फिर भी डर की बात है कि कहीं कोई चुरा ना ले। ये सुनकर सेठ सोचने लगा कि क्यों ना मैं उस नदी के पास जाकर इस मूर्ख की 5 की 5 थैलियां निकाल लाऊं और लाकर अपनी तिजोरी में रख लूं। ये पागल लड़के को क्या ही पता चलेगा। ये सोचते सोचते सेठ ने सेठानी को गुस्से से कहा, मेहमान को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, जाओ जाकर अपने कमरे में सो जाओ। सेठानी भी समझ गई कि सेठ के दिमाग में क्या चल रहा है। वो उसी समय उठकर अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी, जब ये लड़का सो गया तो मैं वहां जाऊंगी, अगर सेठ जी नहीं जाएंगे तो, और 5 थैलियां निकाल कर लाऊंगी। उधर सेठ और लड़का भी अपने अपने बिस्तर पर पड़े थे। सेठ यही सोचे जा रहा था कि ये लड़का कब सोए और कब मैं यहाँ से जाऊं और कब मैं अपना काम शुरू करूं। थोड़ी देर के बाद वो लड़का सो गया। ये देखकर सेठ सोचने लगा, क्या बात है, लड़का सो गया, अब बात बनी। अब मुझे जल्द से जल्द जाकर पेड़ के नीचे से मोहरें निकाल लेनी चाहिए। वो सेठ जल्दी से उठा और उस नदी के पास पहुंचा जिसके बारे में लड़की ने बताया था। वहाँ पर तो बहुत पेड़ लगे हुए थे। सेठ सब पेड़ों के नीचे खोदने लगा। इधर जब सेठानी की आंख खुली तो उसने देखा कि लड़का तो सोया हुआ है, पर लगता है सेठ जी जरूर थैलियों को ढूंढने के लिए गए हुए हैं। मुझे भी उनकी मदद करनी चाहिए। अभी तो ये सो रहा है, इसके जागने से पहले सोने की मोहरों की थैलियां उठा लाएं। बस इसी लालच में सेठानी भी सेठ के पीछे पीछे उस नदी की ओर चल पड़ी।
इधर राजू तो जाग ही रहा था, बस वो सोने का ड्रामा कर रहा था। वो सोच रहा था कि ये कब सेठ की पत्नी यहाँ से जाए और ये घर खाली हो। सेठानी तो नदी किनारे जा पहुंची। राजू भी उठ गया और बहुत खुश हुआ कि अब तो घर में कोई भी नहीं है, अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। और राजू उठने के बाद सीधा सेठ के तिजोरी वाले कमरे में जा पहुंचा। तिजोरी में ताला लगा हुआ था। राजू ने का थोड़ा उस ताले पर दे मारा, ताला टूट गया। तिजोरी में जितने भी सोने चांदी के सिक्के थे राजू ने सब एक पोटली में डाल लिए और उसी समय सब कुछ लेकर वहां से रातों रात फरार हो गया। और फिर वो सीधा उसी बाग में पहुंच गया जहां पर उसका परिवार रुका हुआ था। इधर जब सेठ और सेठानी घर वापस आए तो देखकर हैरान रह गए और रोने लगे। हे भगवान, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, हम लालच में आकर अपना सब कुछ खो बैठे। तिजोरी की हालत देखकर वो समझ गए कि आज हम किसी और लुटेरे का शिकार बन गए हैं। इससे पहले हमने लोगों का ही शिकार किया था। वो सारी बात समझ गए कि वो राहगीर हमें पागल बना गया है। दूसरी तरफ राजू ने अपने परिवार को सारी बात बताई और वो वहां से उनके घर के कागज भी उठा लाया था। घर और जमीन के कागज पकड़ाते हुए राजू बोला, सेठ आप लोगों से